नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ जो हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। ख़ासतौर पर सियासतदान हों या खिलाड़ी हों या फिर आप देखेंगे अदीब और सहाफ़ी हों, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाते हैं। इसी तरह समाजी जहदकार से लेकर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और ऐसी शख्सियतें जो माशरे पर अपना गैर मामूली असर रखते हैं, उन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। उलमा व मशाइखीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और आज नाज़रीन आपको बता दें कि जिस शख्सियत को मदऊ कर रहे हैं, उस शख्सियत के बारे में हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि वो अपने सीने में एक ऐसा दिल रखते हैं जो मिल्लत के लिए धड़कता है, कमज़ोरों के लिए और मज़लूमों के लिए धड़कता है, और ख़ास तौर पर अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी तड़पता है। और हालांकि वो अमेरिका में मुक़ीम है, लेकिन फ़िक्र करते हैं हिंदुस्तान की। मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद जमील की, और हम खैर मकदम करते हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और नाज़रीन आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब शिकागो में मुक़ीम है, और डॉक्टर साहब को सबसे अहम जो एजाज़ हासिल है वो पहले हिंदुस्तानी है जो विलेज ट्रस्टी की हैसियत से जिनका इंतखाब अमल में आया है। शिकागो लॉन्ग ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, लेकिन जहाँ तक मौजूदा हालात का सवाल है और जिस तरह आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, ख़ासतौर पर इंडियन अमेरिकन फ़ोरम के सदर की हैसियत से, तो मैं चाहूँगा कि आप उस बारे में कुछ बताएं। शुक्रिया। आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सियासत टीवी के लिए। सबसे पहले मैं इस बात पर मेरा कलाम का आगाज़ करना चाहूँगा एक दुआ से, जो हमारे दोस्त ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब जो सियासत के एडिटर है और इंडियन अमेरिकन फ़ोरम के पैनलिस्ट थे, और उनका सानहा इर्तिहाल पर ताज़ियत देने के लिए ख़ासकर मैं यहाँ पर आमिर अली ख़ान साहब से मिलने के लिए आया हूँ। और अल्लाह से दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको तरीक़ रहमत करे, करवट जन्नत में उनको दाखिल करें, क्योंकि उनकी खिदमात इंडियन अमेरिकन फ़ोरम के लिए इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई एक ऐसी फ़ाल शख्सियत इंडियन अमेरिकन फ़ोरम और NRIs के लिए जो गुफ्त शबंद में उनकी जो एडवाइस थी वो आज हम मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं ताज़ियत देना चाहूँगा नाज़रीन के लिए भी, और आमिर अली ख़ान साहब और उनके फ़र्जंद असगर भाई वगैरह सबसे हमारी दिली ताज़ियत NRIs की तरफ से पेश करना चाहूँगा। इसके बाद जहाँ तक आपका सवाल है, मैं इंडियन अमेरिकन फ़ोरम का बानी सदर हूँ। मकसद इसका यही है कि हम सब वहाँ पर गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी रहने के बावजूद हमारा दिल हिंदुस्तान की तरफ रहता है और हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क देखना चाहते हैं। हालिया दिनों में एक 8-10 साल के दौरान फ़िरक़ा परस्त ताक़तों ने हिंदुस्तान को ऐसा बना कर रख दिया कि हम जैसे लोग और यहाँ पर बाहर रहते हुए उनका दिल तड़पने लगता जो हम वाक़यात सुनते हैं। तो उस ज़िमन में इंडियन अमेरिकन फ़ोरम के क़याम अमल में लाए ताकि आवामुन नास तक ये पैगाम आहिस्ता आहिस्ता पहुँचाए कि आप लोग इंडिया के जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में, सेकुलरिज़म, सोशलिज़म, डेमोक्रेट रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है वो मद्देनज़र रखते हुए इंडियन अमेरिकन फ़ोरम जो है क़याम अमल में लाया, ताकि फाउंडिंग जो प्रिंसिपल है इंडिया को वहाँ पर वापस ले जाकर खड़ा कर दी जाए, ताकि एक इंडिया एक अमन का गहवारा हो जहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब मिलजुल कर एक बाहमी ताउन के साथ इंडिया को एक आलमी सतह पर एक ऊंचा नेशन बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस ज़िमन में इंडियन अमेरिकन फ़ोरम कल यहाँ पर तेलंगाना में एक प्रोग्राम भी मुनक़्क़द की थी, जहाँ पर हमने तेलंगाना के अंदर जो काम किया था, जहाँ पर उसके बारे में कांग्रेस के 75 लोगों को इंडियन अमेरिकन फ़ोरम की तरफ से हम लोग एंडोर्स किए थे। उसमें 65 लोग मुंतखब कर कामयाब होकर आए। तो हम लोग उनको फेलिसिटेट करने के लिए कल एक प्रोग्राम इंडियन अमेरिकन फ़ोरम के तहत किए। तो इंडियन अमेरिकन फ़ोरम एक एक्टिविस्ट बेस्ड ग्रुप है। उसके मेंबर्स USA में और कनाडा में, फिर UK और मिडिल ईस्ट और इंडिया में तमाम लोग एक्टिविस्ट हैं। और उन लोग का मकसद यही है कि इंडिया को एक सेकुलर मुल्क दोबारा वापस लाकर खड़ा करें।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर जमील का सवाल है, तो आपका जो बेसिकली जो ताल्लुक़ है, बुनियादी जो ताल्लुक़ है वो वारंगल से है। लेकिन आप देखेंगे कि हैदराबाद हो या वारंगल हो या तेलंगाना का कोई भी शख्स हो या मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का या हिंदुस्तान का कोई भी शख्स हो, अगर तो अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है, अपने मुल्क के लिए तड़प रखता है, तो वो कहीं पर भी रहे लेकिन अपने मुल्क की बहबूद के लिए काम करता है। तो डॉक्टर मोहम्मद जमील भी अपने मुल्क की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि इंडियन अमेरिकन फोरम के वो प्रेसिडेंट भी हैं, बानी भी हैं। तो इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि ये यूएस है, कनाडा है या यूके है, इसके अलावा आप देखेंगे स्पेन है, और मशरिक़ वस्ता और इंडिया के जो समाजी जहदकार होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा करीबी रब्त में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में आप लोग किस तरह काम करते हैं? मिसाल के तौर पे इंडियन अमेरिकन फोरम, क्योंकि एक एनआरआई के ग्रुप है, 2018 में यूपी इलेक्शंस के अंदर हमारे मेंबर्स यूपी में, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल और हैदराबाद और बिहार, इन जगहों से हमारे इंडियन अमेरिकन फोरम के जो मेंबर्स हैं, जो अपने आप को सेकुलर जहनियत रखते हैं और एक चेंज के लिए काम करना चाहते हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं जी। तो यूपी इलेक्शंस फोरम, पंजाब इलेक्शंस फोरम, इस तरह दिल्ली का एक इलेक्शन फोरम जहां पर आपके मेंबर्स है और कांग्रेस के मेंबर्स को बुला के उनके साथ एक एंगेजमेंट, डायलॉग और उनकी तक़वियत के लिए, जहां पे भी सेकुलर ताकतें हैं उनको उनकी तक़वियत के लिए जो एनआरआईस के तहत एक पब्लिक ओपिनियन चेंज किया जा सकता है, वो प्रोग्राम्स हमने कंडक्ट किया। तो हमारे मजबूती से जो काम करने के इलाके हैं तेलंगाना के अंदर, जहाँ पर हमारे सारी तादाद में, यानी एक भारी तादाद में एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो दलित तबके से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे फिर आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो ग्राउंड पे चेंज लाने के लिए हम उनसे कोऑर्डिनेट करके 6 महीने पहले से हम लोग एक पब्लिक ओपिनियन चेंज करके कांग्रेस की हुकूमत के लिए इस तेलंगाना इलेक्शंस में जिस तरह काम किया, तो हमारा वर्क क्या है कि बूथ लेवल से जी एक चेंज लाया जाए। तो हमारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन लोग हमारे आईएएफ पैनलिस्ट ग्रुप में हैं, तो उन लोग के ज़रिए हम लोग बूथ लेवल तक एक मैसेज ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप जब भी वोट का इस्तेमाल करें तो आप इंडिया की सतह पर सोचते हुए आप अपना वोट इस्तेमाल करिए, क्योंकि इंडिया में जो हालात है, वो जो हालात जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जो ताकतें काम कर रही है, उससे इंडिया के अमन को, इंडिया के सुकून को और इंडिया के एक पुरअमन माहौल को डिस्टर्ब होने के चांसेस है। तो हम लोग ये पैगाम उन तक पहुंचाते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत कि आप इंडिया को अगर एक सेक्युलर मुल्क देखना चाहते हो तो सेक्युलर ताकतों को मजबूत करें। तो उस ज़िमन में इंडियन अमेरिकन फोरम तेलंगाना के अंदर खासकर हालिया इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले हम लोग सर्वे करके जी और देखे कि भाई जहाँ पर भी सेक्युलर ताकतें हैं वहाँ पर उनको मजबूत करें। तो जहाँ पर बीजेपी है वहाँ पर हम लोग जैसा मिसाल के तौर पे गोशा महल की कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए आप, वहाँ पर हम लोग बीआरएस को सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट थोड़ा कमज़ोर थे, जहाँ हमारे एक्टिविस्ट के सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पे। तो हम लोग 25 जगहों पर जहाँ पर बीआरएस और बीजेपी का मुकाबला था तो बीआरएस को सपोर्ट करें, लेकिन 75 मकामात पर कांग्रेस को सपोर्ट करें। इसी तरह हम लोग नेशनल लेवल पे, इंडिया की सतह पे जी हमारे आईएएफ इंडियन अमेरिकन फोरम के पैनलिस्ट में जैसे योगेंद्र यादव जी है, जी प्रशांत भूषण साहब है, ये सब हमारे प्रोग्राम्स पे आए, तो उनके ज़रिए कांग्रेस तक एक पैगाम पहुंचाए। और सबसे पहली तंजीम आप कह सकते हैं इंडियन अमेरिकन फोरम जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, वो कंसेप्चुअल जो थॉट प्रोसेस है, जो सेक्युलर फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर लीडरशिप की फाइट के बजाय एक सेक्युलर फ्रंट जो मुकाबला कर सके आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शंस में, ताकि ये सेक्युलर फोर्सेस सामने आकर वो कामयाब हो सके। तो वो
हमारे IAF पैनलिस्ट ग्रुप के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी उम्मीद है कि हम लोग कुछ चेंज जी। ला सकते हैं। बट डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसा कि आप विलेज ट्रस्टी भी हैं और आप मेडिकल प्रैक्टिस भी करते हैं, तो क्या आपके काम पर असर नहीं पड़ता? तो देखिए, मैं जो है अमेरिका में मैं एक अर्जेंट केयर फिजिशियन हूँ और मेरा बैकग्राउंड है फैमिली मेडिसिन और मैं MD किया और यहाँ से दक्कन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद जब अमेरिका जाना हुआ उसके बाद मैं फैमिली मेडिसिन किया और उसके बाद फिर मैं अर्जेंट केयर में। तो हमारा अर्जेंट केयर में 8 से 12 घंटे का जॉब होता है, जहाँ पे महीने में 15 दिन मैं जॉब पे रहता हूँ जी फुल टाइम जी और अर्जेंट केयर फिजिशियंस में हूँ मैं। तो उसके बाद 15 दिन मेरे पास सोशल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम है। अच्छा। तो एक मुख्तसर सा यहाँ पर बात बता दूँ कि सियासत जब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब के ताउन से यूट्यूब पे सियासत के जो यूट्यूब वीडियोस हैं, कोविड का जब क्राइसिस आया तो ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब मुझे कॉल करके आसान ज़बान में कोविड का अगर कोई पेशेंट ICU में एडमिट है तो मुतल्लिक़ीन जो बाहर ठहरे हुए हैं तो वो क्या क्वेश्चंस उन लोग से पूछना डॉक्टर्स के साथ ऐसा। फिर उसके बाद कोविड के एहतियात के जो चीज़ है जी, तो वो वीडियोस जो मैंने इंडियन अमेरिकन फोरम के तहत और मेरे अपने पर्सनल लेवल के तहत सियासत के ताउन से कोविड के लिए जब क्राइसिस तेलंगाना में हुआ तो हम लोग वो आसान ज़बान में वीडियोस बनाकर सियासत और हम लोग ताउन करके आप सियासत के यूट्यूब चैनल पे कोविड के मालूमात के ताल्लुक से वीडियोस को टाइप करिए तो इंशाल्लाह सियासत TV पे आपको हमारे वीडियोस खासकर मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। जी जी। और कोविड का जब क्राइसिस हुआ तो तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर से सबसे पहले हम लोग ईटेला राजेंद्र से हम लोग अपील करें कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में एक 25% बेड्स जो इजला से आने वाले लोग हैं या फिर हैदराबाद के लोग हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देकर, क्योंकि उसके चार्जेस इतने बढ़ रहे थे, तो हम लोग डॉक्टर्स की हैसियत से हम लोग अपील करें और थोड़ा देर से ही सही लेकिन ईटेला राजेंद्र साहब हमारी बात को मानकर 20% जो है हॉस्पिटल बेड्स को असाइन करने के लिए आमादा हुए। तो ये मेरा फिजिशियन लेवल पे हम लोग सियासत के ताउन से इंडिया के अंदर कोविड क्राइसिस के अंदर हम लोग रिलीफ के कामों में भी इंडियन अमेरिकन फोरम सबसे आगे थी। हम लोग इंडियन अमेरिकन फोरम के तहत जो पल्स ऑक्स होते हैं तो उसको सप्लाई करें यहाँ पर, और रिलीफ जब खासकर वरंगल मेरा ताल्लुक़ है तो वरंगल में रिलीफ के कामों में हम लोग राशन सप्लाई करें कोविड क्राइसिस में, और दवाइयों के लिए माली इमदाद भी इंडियन अमेरिकन फोरम के तहत हम लोग किए। जी जी। तो ये मेरा एक फिजिशियन का जो प्रोफेशन है उसके ताल्लुक से मेरी ये एक्टिविटीज़ है। और जहाँ तक पॉलिटिशियन की बात है जी, तो वहाँ पर एक लॉन्ग ग्रोव विलेज, वहाँ पे विलेज के बाद फिर काउंसिल के बाद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये स्ट्रक्चर है। जिस तरह यहाँ पर MLA है तो MLA को वो कहते हैं कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। जिस तरह यहाँ पे कारपोरेटर है उसको अगर विलेज में 10,000 से कम लोग हैं तो उसको ट्रस्टी कहते हैं, अगर विलेज में 10,000 से बढ़ के है तो उसको काउंसिलमैन कहते हैं। तो ये एजाज़ मुझे हासिल हुआ कि वहाँ पर लोग मुझसे रिक्वेस्ट किए कि भाई आप ये विलेज के लिए, आप ट्रस्टी के लिए आप मुकाबला करिए। तो पहले बार जब मैं मुकाबला किया था तो 150 वोटों से मैं हार गया था, लेकिन 23 में हालिया 1 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग ग्रोव विलेज के लिए मैं मुंतखब हुआ और अभी वो खिदमत अंजाम दे रहा हूँ लॉन्ग ग्रोव विलेज बोर्ड ट्रस्टीज़ के तहत। उसका काम ये म्यूनसिपल में जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो, वाटर सप्लाई का इश्यू हो और उसके फंड्स को, रोड्स को, ये जिस तरह म्यूनसिपल काउंसिल यहाँ पर काम करती है उसी तरह विलेज भी काम करता है। तो उसका ट्रस्टी मैं मुंतखब हुआ और अभी 1 साल अभी मई में होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जैसे कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की आपने बात की, तो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली जो नबीला हैं वो भी मुंतखब हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी कम होने के बावजूद भी वहाँ से कामयाब हुई है। जी जी, तो उसमें भी कुछ आप लोगों का रोल किरदार रहा है? तो नबीला सैयद को
हम लोग जिस वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, तो मिसाल जैसा मैं बता रहा था, लॉन्ग्रोव एक विलेज है, उसके बाद एक पैलेटाइन एक विलेज है, फिर उसके बाद आसपास के 4 प्रोविंसेस, अगर आप ऐसा इमेजिन करिए कि जैसा हैदराबाद है, रंगारेड्डी है, या फिर आपके नेबरिंग सिकंदराबाद है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप ले लें तो उसमें एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब होता है। तो नबीला सैयद हमारे ही एरिया से 4 प्रोविंसेस से समझिए, वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के तहत फर्स्ट अमेरिकन मुस्लिम टू गेट इलेक्टेड टू द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसा यहाँ पर एमएलए है तो उसका स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वहाँ पे एमएलए नहीं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। जैसा यहाँ पर एमएलसी है तो वो कहते हैं कि स्टेट सेनेटर। अच्छा, तो वहाँ पे निज़ाम डेमोक्रेसी का ये है कि छोटे से छोटे मकाम के लिए भी अपनी ही हुकूमत यानी विलेज ट्रस्टी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल है कांग्रेस यानी वाशिंगटन डीसी में जाएंगे, आप वाशिंगटन में पॉलिसीज बनाएंगे। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से स्टेट की सतह पर जो भी पॉलिसी, सब जैसा मिसाल के तौर पर शिकागो इलिनॉय स्टेट के अंदर है, तो इलिनॉय स्टेट के तहत जो पॉलिसीज बनेंगे तो वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर उसके बाद अगर विलेज के तहत बनेंगे तो विलेज रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज ट्रस्टी। और एक है काउंसिल मैन बोलते हैं, और जैसा ऑल्डरमैन है। तो वो अगर 10,000 से बढ़ के कोई इलाका है, प्रोविंस, अगर उसके अंदर अगर आप मुंतखब हैं तो आपको कहा जाएगा काउंसिल, तो वो काउंसिल की सतह पे। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पर जिला परिषद से लेके आप सरपंच तक जाएंगे, तो उसी तरह वहाँ पे भी एक टियर है जिसमें नबीला सैयद जो है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, और मैं एक अमेरिकन डेमोक्रेटिक फोरम जो एक 501c4 ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मैं सदर हूँ। तो उसके तहत सबसे पहले नबीला सैयद को हम लोग ने इंडोर्स किया और उनके लिए काम किए, उनको माली ताउन भी किए और इलेक्शन कैंपेन में हम लोग यानी फंडिंग भी की है आप लोगों ने। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अक्सर ये कहा जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हिंदुस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो इंडियन ओरिजिन जो अमेरिकन है वो क्या कैसे सोचते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो? जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि एनआरआईज के अंदर मेजॉरिटी जो है, जब जहाँ पर जाके 20-25 साल हो गए तो उनके जो जनरेशन है तो उन लोग के पास कोई ऐसा फ़िरक़ावारियत की जो जहनियत है नहीं है जी, बहुत। लेकिन जो एनआरआईज है मैक्सिमम, जिस तरह से गुजरात से ताल्लुक़ रखते हो या फिर महाराष्ट्र से हो और इंडिया से जिस इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हो, तो वहाँ पर आरएसएस जो है एक तंजीम है उन लोग की, एचएसएस के तहत काम कर रही है जी। तो एचएसएस जो है उन लोग का ताल्लुक़ आप समझ सकते हैं कि आरएसएस से है, तो वो बहुत माइनॉरिटीज़ में है लेकिन पावरफुल है, और वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत सख्त तरीन लॉस है। हालांकि इन लोग की जहनियत है लेकिन वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ लॉस रहने की वजह से अब तक जो है उन लोग के अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया। और अदरवाइज़ जहनियत तो उन लोग की है, और इंडिया के ताल्लुक़ से उन लोग जो सोचते हैं तो वो तो ऑब्वियस है आरएसएस के नुक्ते नज़र पर। लेकिन यहाँ के वहाँ के जो दूसरे जो अमेरिकन जो हैं, वहाँ के सिटीजन जो हैं, वो किस तरह सोचते हैं, वहाँ यहाँ के जो हालात हैं? वहाँ पे इंडिया के तहत इंडिया की जो पॉलिसीज़ है उसके ताल्लुक़ से तो आम अमेरिकन को कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, दिलचस्पी भी नहीं होगी? नॉलेज तो नहीं है उन लोगों को। अगर मेजर इश्यूज़ कुछ ऐसा डेवलप हो रहे तो वो लोग कमेंट करते हैं, लेकिन यूजुअली जिस तरह हमारा इंटरेक्शन है, जिस तरह सेनेटर है वहाँ पे इलिनॉय के, वो इंडियन अमेरिकन लीडरशिप को हालिया डिक डर्बिन साहब ने हम लोग को बुलाया था लंच पे, तो वहाँ पर तो इस इस्लामोफोबिया पे बिल के बारे में डेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया था। तो वहाँ पर इंडियन अमेरिकन्स में हिंदूज भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, हम लोग भी थे, मुस्लिम्स भी थे। तो हमारा नुक्ता नज़र पेश करें कि भाई इस्लामोफोबिया तो दुनिया में चल रहा है, तो अगर आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अगर वो बिल पास होता है तो वो खुशाइन बात है। तो मेजर इश्यूज़ पे तो वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं, वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, तो
इतना इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि वो तो डेलिब्रेट करते हैं और हम लोग को बुलाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, जैसे कि मैंने डॉक्टर साहब के बारे में भी आपको बताया है कि डॉक्टर मोहम्मद जमील वारंगल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने MBBS के बाद फिर अमेरिका मुंतकिल हुए और वहाँ पर वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, समाजी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और पेशा वाराना खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस अंदाज़ में वो यहाँ के मज़लूमों कमज़ोरों का ख्याल रखते हैं, इनकी जो तंज़ीम है इंडियन अमेरिकन फोरम, तो हम चाहेंगे कि अब प्रोग्राम का अख्ताम भी हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए अपने मेहमान से एक मैसेज लें, और वो मैसेज जो नौजवान नस्ल है हमारी मिल्लत की, उसके नाम हो तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा। और उससे पहले आप, मैं समझता हूँ, एक मुख्तसर जवाब ये दें, सियासत की जो सरगर्मियाँ हैं, यानी हमारे अखबार की सियासत की जो फलाही इसकी मात हैं, या फिर दूसरी जो सरगर्मियाँ हैं, उसके बारे में भी आप बताएँ। बिल्कुल, जिस तरह मैं शुरू में नाजरीन आपको बता रहा था, ज़हीर भाई से एक गहरा ताल्लुक़ था हम लोग का। तो ज़हीर भाई के जितने चैरिटेबल एक्टिविटीज़ थे, मिसाल के तौर पे जब कभी भी फ्लड रिलीफ का काम है, या फिर गुजरात के अंदर घर बनाने का काम है, या फिर एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स का काम है, ज़हीर भाई की खिदमत को हम लोग नहीं भूल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह सियासत एज इदारा, हमारा ताल्लुक़ आपको मैं बता सकता हूँ कि जब भी 12th ग्रेड से मैं इंटरमीडिएट से सियासत अखबार पढ़ता था। और हालांकि हम लोग इंग्लिश मीडियम है, जो भी आप उर्दू में से सुन रहे हैं आज, सियासत पेपर अखबार की तरफ से है। शीशा तीशा एक कॉलम हुआ करता था जी। तो वो ज़माने में हम लोग बच्चे थे, लेकिन वो पढ़ते थे। और सियासत के जो खिदमत है, जब कभी भी फ्लड का काम हो, जब कभी भी अर्थक्वेक हो या रिलीफ ऑपरेशंस करना हो, जब कभी भी कम्युनल रियट्स हो और उसके अंदर घर बनाने का प्रोग्राम हो, या फिर स्कॉलरशिप्स हो, सियासत फंड हो, उसके अलावा जहन बनाने का काम, मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा इदारा अगर जो आज काम कर रहा है, तो हम समझते हैं NRI की तरफ से कि सियासत की एक अजीम खिदमत है। आबिद अली ख़ान साहब मरहूम, ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब मरहूम, उनकी खिदमत बेइंतहा है, बेलुस है। और मिल्लत के लिए, मिल्लत फ़ंड के नाम पे हो, और फलाही कामों में सियासत हो, और पॉलिसी चेंजेस और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जिस तरह सियासत इदारा काम कर रहा है, हम NRS की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आमिर अली ख़ान साहब और असगर जो अब इदारे के रवा दवा है, वो अपना ये काम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। और नौजवानों के ताल्लुक से जिस तरह आपने सवाल की बात किया, नौजवानों को जो हमारा तो इंडियन अमेरिकन फोरम की तरफ से मैं आपको यही कहूँगा कि नौजवानों को मिल्लत जिस तरफ जा रही है, मुसलमानों का जो हाल है एजुकेशन में हो, जिस तरह श्री कृष्णा कमीशन के जब आया था, तो मुसलमान जो है SC ST से भी पीछे। तो मैं ये चाहूँगा कि मुसलमानों के नौजवानों को एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, और आला तालीम की तरफ भी ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। और यहाँ पर रहकर हिंदुस्तान में अगर मिल्लत के लिए और मिल्लत के निचले तबके के लोगों को अगर खिदमत अंजाम दे सकें, तो आप ज़रूर आगे बढ़िए, क्योंकि नौजवानों की ताकत बहुत अजीम ताकत होती है। तो आप लोग आगे बढ़कर मिल्लत के जो काम है उसको आप अपने सर पर उठाकर आप पॉलिटिक्स में भी जाइए, आप एजुकेशन में भी जाइए, अपने आप को एम्पावर कीजिए। सबसे बड़ी चीज़, अपने आप को एम्पावर कीजिए, और किसी की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग आपके पास आके पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, बताइए। तो एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि यू शुड बी ऑन द टेबल, नॉट ऑन द मेन्यू। तो यू कैन डू दैट। ये तो इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं आपको, तो इंशाल्लाह। बहरहाल मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने ओबामा का बयान दिया है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू, तो बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है। और इसी मैसेज के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका शुक्रिया।